अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं वसीम सज्जाद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं यूएसए स्टडी के हवाले से, क्योंकि यार मेरी बात सुने, ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। इसमें मुकम्मल इन्फॉर्मेशन दूंगा, स्टेप बाय स्टेप स्टूडेंट को गाइड करूंगा कि वो कैसे अमेरिका में स्टडी कर सकते हैं और कैसे वो एडमिशन ले सकते हैं। क्योंकि अगर इस वीडियो की आपने अगर एक भी पॉइंट मिस कर दी ना, तो हो सकता है आपको बात समझ में नहीं आएगी। क्योंकि YouTube पर फर्स्ट वीडियो है जिसमें अपना ज़ाती एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले में कैसे एडमिशन हासिल किया एज ए पाकिस्तानी। तो इसमें मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा और मैंने अपने भाई का कैसा प्रोसेस किया, इस वीडियो में सब कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं और अपना ज़ाती एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। और मतलब हर चीज़, मतलब A to Z आपको इसमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी। वीडियो को एंड तक लाजमी देखेगा, इसमें कोई भी पार्ट आपने मिस नहीं करना है अगर यूएसए में स्टडी हासिल करना चाहते हैं तो ये मेरी बात सुने। सबसे पहले आपने अगर यूएसए स्टडी का प्लान किया हुआ है इन 2024 में, सबसे पहले आपने यूनिवर्सिटी को शॉर्ट लिस्ट करना है। यूनिवर्सिटी को शॉर्ट लिस्ट कैसे करते हैं? यूनिवर्सिटी को शॉर्ट लिस्ट ऐसे करते हैं कि सबसे पहले आपने जाना है गूगल पर, वहां पर लिखना है टॉप रैंक यूनिवर्सिटी इन यूएसए। अगर आप टॉप रैंक यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं, उसकी डिग्री हासिल करना चाहते हैं, तो ये लिख सकते हैं। और उसके बाद अगर आप टॉप रैंक यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं लेना चाहते, तो उसके बाद अपने प्रोफाइल के अकॉर्डिंग सिर्फ आपने गूगल सर्च मारनी है कि चीपेस्ट यूनिवर्सिटीज इन यूएस, और आपको बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ मिल जाएंगे कि चीपेस्ट यूनिवर्सिटी कौन सी है। और उसके बाद आपने अपना प्रोग्राम लिस्ट करना है, शॉर्ट लिस्ट करना है अपना प्रोग्राम कि इस प्रोग्राम में मुझे एडमिशन हासिल करना है। तो सबसे पहले बात करने वाली है कि यूएसए में बहुत सारी डिग्रीज प्रोवाइड की जाती हैं, जिसमें आपको बैचलर डिग्री में मिल जाता है, उसमें मास्टर डिग्री मिल जाता है, उसके बाद आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, पीएचडी डिग्री, डॉक्टरेट प्रोग्राम भी मिल जाता है। सबसे पहले आपने यूनिवर्सिटी में एडमिशन हासिल करना है और उसके बाद आपने वीज़ा प्रोसेसिंग करनी है। अच्छा, सबसे पहले यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन हासिल करने से पहले आपने ये बात समझनी होगी कि यूएस का जो एजुकेशन सिस्टम है वो किस तरह है। क्योंकि जो अमेरिका का एजुकेशन सिस्टम है वो पाकिस्तान से थोड़ा अलग है। सबसे पहले इसको समझते हैं। यार मेरी बात सुने, यूएसए का जो हमारे यहाँ सिस्टम है पाकिस्तान में, जिस तरह मैट्रिक होता है और एफएससी, एफए होता है, डिप्लोमा होता है, और इस तरह मतलब यूएसए में नहीं है। यूएसए में पता ही सिस्टम यह है कि उसमें से सिर्फ हाई स्कूल डिप्लोमा होती है, हाई स्कूल एजुकेशन होती है। उसके बाद मतलब अंडर ग्रेजुएट डिग्री होती है जिसको हम बैचलर कहते हैं, उसके बाद ग्रेजुएट डिग्री होती है जिसको हम मास्टर कहते हैं, और उसके बाद पीएचडी डॉक्टरेट डिग्री होती है जिसको वो पोस्ट ग्रेजुएट कहते हैं। ये कुछ उसका है। उस वहाँ पर मैट्रिक या मतलब कोई इस तरह का सीन नहीं है। उसमें मतलब जो 1 से लेकर 12 तक ग्रेडिंग होती है, इसमें जो मतलब 9 to 12 ग्रेड होता है वो बेस्ट ग्रेड एंड गुड ग्रेड होता है। तो ये कुछ एजुकेशन है यूएसए का। अगर आप पाकिस्तान से हैं, पाकिस्तान से अप्लाई करना चाहते हैं यूएस की यूनिवर्सिटीज़ में, तो सबसे पहले आपने मैट्रिक किया होगा, यकीनन आप इधर मैट्रिक करते हैं। अगर ओ लेवल किया तो वेल एंड गुड। अगर आपने ए लेवल किया है, एफएससी की है, प्री इंजीनियरिंग की है, प्री मेडिकल की है, तो वेल एंड गुड। अगर एफए किया है, डिप्लोमा किया है, तो फिर भी वेल एंड गुड है। तो उसमें आपकी जो ग्रेडिंग हो वो अच्छी होनी चाहिए। उसमें आपको सेट स्कोर भी रिक्वायर होता है, आपको एससीटी स्कोर रिक्वायर होता है, आपको टॉफल रिक्वायर होता है, आपको आइल्स रिक्वायर होता है। जी नहीं, ये क्यों भाई? इतनी अमेरिका की यूनिवर्सिटीज़ में हम दाखिला लेने जा रहे हैं, तो ये हमारे स्कोर रिक्वायर्ड क्यों नहीं होता? तो यार मेरी बात सुने, आपने जो यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी है ना, जो हम पाकिस्तानी है ना, हमें पाकिस्तान से जो बहुत तालिब इल्म होते हैं उनकी ये ख्वाहिश होती है कि हम यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन हासिल करें, और उसके बाद जो एडमिशन हासिल करने के बाद हमें वो यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी चाहिए, करना चाहते हैं जिसकी फ़ीस भी कम हो और हमें स्कॉलरशिप भी मिले, और हम जो हैं पार्ट टाइम जॉब करके अपनी जो ट्यूशन फ़ीस है उसको कवर कर सकें। हर किसी की मतलब ये एक मतलब ख्वाहिश होती है कि अमेरिका में स्टडी हासिल करने के लिए। तो यार मेरी बात सुने, अगर आपने एफएससी की है, इसमें आपके 85% मार्क्स हैं, आपने आइल्स भी नहीं दिया, आपने टॉफल भी नहीं दिया, आपने सेट भी नहीं दिया, आपने एससीटी स्कोर भी नहीं दिया, आपके पास कुछ भी नहीं है। सिर्फ आपके पास एक ट्रांसक्रिप्ट है डीएमसी की और एक डिग्री है, और उसके बाद आपके पास एक प्रोफिशिएंसी इंग्लिश सर्टिफिकेट है। तो यार मेरी बात सुने, यूएसए में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं
जो यूनिवर्सिटी जहाँ पॉपुलेटेड बहुत ज़्यादा हैं, जो बड़े बड़े शहर हैं, मिसाल जिस तरह हो गया न्यूयॉर्क सिटी हो गया, और वाशिंगटन डीसी हो गया, न्यू जर्सी हो गया, इसमें आपका मिशिगन हो गया, इसमें आपका दूसरा क्या कहते हैं कैलिफोर्निया हो गया, इसमें जो बड़े पॉपुलेटेड सिटी हैं, इसमें बहुत कंपटीशन बहुत हाई होता है। वहाँ पर जो यूनिवर्सिटीज़ होती है ना, ये आपसे मतलब हाई डिमांड फीस भी तलब करती हैं, और हाई डिमांड जो प्रोफाइल है आपका वो तलब करती हैं। इसमें आपके हाई क्वालिफाइड नंबर और आपका जो प्रोफाइल है वो स्ट्रांग होना चाहिए, फिर जाके आप एडमिशन के लिए एलिजिबल बनते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप पास ये सेट स्क्वायर नहीं है तो आप ये फिर भी एलिजिबल हैं, अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड है आपके। और मैं आगे चल के बताता हूँ कि ये क्यों वेल एंड गुड है। उसके बाद आपने शॉर्ट लिस्ट की यूनिवर्सिटीज़, और ये बात याद रहे जहाँ मतलब आबादी बहुत कम हो, वहाँ जो लोग नहीं जाते होंगे, जिस तरह टेक्सास हो गया और बहुत सारी एरिज़ोना हो गया, इंडियाना हो गया, और ये जो स्टेट्स हैं ना, इसमें मतलब कंपटीशन बहुत कम है, इसमें लोग नहीं जाते। लेकिन जो इसकी में यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, इसमें मतलब जो एलिजिबिलिटी रिक्वायर्मेंट होती है ना एडमिशन के लिए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, इसमें फ़ीस भी कम होती है और जो रिक्वायरमेंट है वो भी कम होती है। इसमें ना आपका सेट का स्कोर रिक्वायर होता है, ना आपको टाइफल होता है, ना इसमें आइल्स आपको रिक्वायर होता है। इसमें किसी भी चीज़ की दरकार आपको मतलब जो प्रोफाइल स्ट्रांग इतना नहीं होता, फिर भी आपको ये एडमिशन दे देते हैं। तो सबसे पहले ये आपका हो गया एजुकेशन, यूएस एजुकेशन सिस्टम, और उसके बाद आपका हो गया ये बैचलर डिग्री प्रोग्राम्स के जो एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट थी। और अगर आपके पास सेट स्क्वायर है, एसईटी स्क्वायर है, तो ये वेल एंड गुड। अगर आप मास्टर में जाना चाहते हैं तो आपके पास जीमेट और जीआर ही होना चाहिए, अगर है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं तो फिर भी कोई मसला नहीं। क्योंकि कोई यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो जीआर मांगती हैं, और कोई यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो आपको, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो आपसे जीआर या जीमेट नहीं मांगती। तो अगर आपका जीआरई है तो इसमें वेल एंड गुड, इसमें अच्छे नंबर होने चाहिए आपके। अच्छा, उसके बाद जो आपका मतलब अगर आपके पास सेट स्क्वायर है, आपके पास टॉफल है, आपके पास आइल्स है, आपके पास सेट है, जीमेट है, जीआरई है, तो यार पता इसका क्या फ़ायदा है? इसका ये फ़ायदा है कि अगर आप यूएसए की यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हैं ना, तो आपको स्कॉलरशिप आसानी से मिलता है यार, यकीन करें। इसमें आपको मतलब स्कॉलरशिप ना बहुत आसानी से देते हैं ये लोग, अगर इसका ये फ़ायदा होता है। यूएसए में दो तरह की यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, एक होती है जो आपसे इन स्टेट ट्यूशन फीस मांगते हैं, और जो होते हैं दूसरी होती है जो आपसे आउट स्टेट ट्यूशन फी मांगते हैं। पता है इन स्टेट और आउट स्टेट ट्यूशन फी में क्या फ़र्क है, ज़रा गौर करें। अच्छा, इन स्टेट जो ट्यूशन फीस है वो जो वहाँ टेक्सास या कोई स्टेट है वहाँ जो रेजिडेंट होते हैं वहाँ से मतलब उनसे वो फीस वसूल करते हैं, और जो आउट स्टेट ट्यूशन फीस होती है जो मतलब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होते हैं वहाँ से उनसे ये फीस वसूल करते हैं। तो अगर आप पाकिस्तानी हैं या इंडिया से ताल्लुक़ रखते हैं या पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, क्योंकि आपकी यही ख्वाहिश होगी कि आपने ये से ज़्यादा कोशिश करनी है कि आप भी इन स्टेट फीस दें यार, और बहुत सारी इंटरनेशनल स्टूडेंट देते हैं, और मैंने भी इस तरह किया था यार, यकीन करें मैंने भी इस तरह किया, मैंने भी इन स्टेट फीस दी। हालांकि मैं पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर हूँ, मैं पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखता हूँ, और मैंने भी इन स्टेट फीस दी, और मेरे भाई का जो मैंने प्रोसेस किया है उसकी भी मैंने इन स्टेट फीस करवाई है। यकीन करें, अगर आप इन स्टेट फीस देते हैं ना तो इसमें आपको डबल फ़ायदा हो जाता है। तो इसमें यह बात याद रहे कि अगर आपने इन स्टेट फीस देनी होती है तो आपको सेट स्कोर या एसईटी स्कोर या जीआरई की ज़रूरत पड़ती है यार। अगर आपके पास है तो आप ये कर सकते हैं, इन स्टेट फीस दे सकते हैं, वरना आपको आउट स्टेट जो है ना वो फीस देनी पड़ेगी। आउट स्टेट और इन स्टेट फीस में ये फ़र्क है, अगर आपकी आउट स्टेट जो फीस है वो तकरीबन 15,000 है, तो इसमें जो इन स्टेट फीस होगी ना वो आपकी तकरीबन 7,000 होगी। तकरीबन ये फ़र्क मतलब आधे से आधा होता है इसमें ये फ़र्क हो। इसमें आपको स्कॉलरशिप भी मिलता है। स्कॉलरशिप जो आपको मिलता है यहाँ मतलब वो सेमेस्टर के लिए मिलता है, पूरे साल के लिए नहीं मिलता। यह बात याद रहे, जो आपको स्कॉलरशिप मिलता है ना वो तकरीबन $500 से लेकर $1,000 तक होता ही होता है, ये कन्फर्म बात है। अगर आप स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं और इन स्टेट ट्यूशन फी मतलब देना चाहते हैं किसी भी यूनिवर्सिटीज़ को एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट, तो सबसे पहले पता नहीं आपको क्या करना है। सबसे पहले आपने ये करना है कि आपने स्प्रिंग जो सेमेस्टर होता है उसमें अपने अप्लाई नहीं किया, मतलब उसमें अपने अप्लाई नहीं करना है यार। यकीन करें उसमें अगर आप अप्लाई करेंगे ना तो आपसे वो आउट स्टेट फीस वसूल करेंगे।
इसमें आपको स्कॉलरशिप भी मतलब के चांस बहुत कम होते हैं। तो आपने ये ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है कि आपने जो उसका फॉल होता है ना सेमेस्टर, जिसका फॉल सेमेस्टर होता है ना, उसमें आपने ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है कि हम इसमें एडमिशन लें, जो सितंबर से मेरे ख्याल में स्टार्ट होता है। इसमें आपके स्कॉलरशिप भी मतलब चांस बढ़ जाते हैं और इसमें आपके जो इन स्टेट ट्यूशन फीस मतलब देने के लिए आप हल हो जाते हैं अगर आपका प्रोफाइल अच्छा है तो। अच्छा जी, अब हम आते हैं कि हम इंटरनेशनल स्टूडेंट, पाकिस्तान की सरजमीन से ताल्लुक़ रखने वाले बंदे इन स्टेट ट्यूशन फी कैसे दे सकते हैं। यार मेरी बात सुने, बिल्कुल आसान सा प्रोसेस है। इसमें एजेंट को कोई भी रुपया नहीं देना है, आपने अपना सारा प्रोसेस खुद करना है, क्योंकि गूगल आपके पास है, अगर लैपटॉप है, अगर मोबाइल है, तो उसमें आप प्रोसेस कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। बताने वाला मैं हूं, सिर्फ आपने रिसर्च करनी है यार, बस यही थोड़ा सा काम करना है। अगर आप अपने के लिए सोचते हैं, अगर बाहर निकलना चाहते हैं तो सबसे पहले पता है आपको क्या करना है। आपने ये करना है कि गूगल पर जाकर ये टाइप करना है कि टैक्सेस, क्योंकि टैक्सेस जो है इसमें आपने बस स्टेट में, आपको वहां नहीं जाना जहां मतलब रश बहुत ज्यादा हो, कंपटीशन बहुत हाई हो, जो यूनिवर्सिटीज आपसे हाई क्वालिटी प्रोफाइल डिमांड करें। आपने ये ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी है कि मैंने टेक्सास जाना है, एरिज़ोना जाना है, इंडियाना जाना है, और बहुत जो छोटी छोटी स्टेट्स हैं ना, बड़ी बड़ी स्टेट्स हैं और दूर दूर मतलब जहां आबादी नहीं है, बहुत कम आबादी है, उनको उन यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट करना है। अगर आप टेक्सास में स्टडी करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल हम मिसाल लेते हैं टेक्सास का। अगर आप टेक्सास में स्टडी करना चाहते हैं तो आपने गूगल पर क्या लिखना है कि आपने लिखना है टॉप 5 रैंक यूनिवर्सिटीज़ इन टेक्सास विच ऑफर इन स्टेट ट्यूशन फी टू द इंटरनेशनल स्टूडेंट। बस आपने ये टाइप करना है, सारा का सारा आपने मतलब आपका इसमें जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ होंगी आपके सामने आ जाएंगी। और मैं कुछ इस तरह आपको ये दिख रहे होंगे यूनिवर्सिटीज़, ये यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपसे इन स्टेट ट्यूशन फीस मतलब डिमांड करती हैं। अगर आपके पास सेट स्क्वायर है, टॉफिल है, एसईटी है, जीआरई है और आपके पास प्रोफाइल अच्छा है तो ये यूनिवर्सिटीज़ आपसे इन स्टेट ट्यूशन फी करती हैं। अगर आप इसमें फॉल सेमेस्टर में आप इनमें अप्लाई करते हैं तो, और इसमें ये बात याद रहे कि इसका जो एक्सेप्टेंस रेट है वो वेल एंड गुड है, ये बात याद रहे यार। ये कोशिश करनी है आपने इन स्टेट ट्यूशन फी देनी चाहिए। तो इसमें आपको एजुकेशन का जो यूएसए का एजुकेशन सिस्टम है वो भी समझ में आ गया, और उसके बाद हमने कवर कर लिया कि इसमें यूनिवर्सिटीज़ किस तरह मतलब फाइंड करनी है, अपना कोर्स किस तरह सेलेक्ट करना है, ये भी कवर हो गया। और उसके बाद और ये बात याद रहे कि जो आपका सेट का स्क्वायर है वो तकरीबन अगर पाकिस्तान से हैं मतलब 1200 से ऊपर हो, मतलब अगर आपका सेट स्कोर 1500 से ऊपर है तो वेल एंड गुड है। अगर आपका एसईटी का स्कोर 33 से मतलब ऊपर होने चाहिए तो ये वेल एंड गुड है। और आपका आइल्स का स्कोर 6 बैंड से तो ऊपर हो लाजमी होना ही होना चाहिए। उसके बाद मैंने आपको फीस भी बता दी, और इन स्टेट और आउट स्टेट में क्या फ़र्क है आपने ये भी मैंने आपको समझा दिया कि यार ये किस तरह यूनिवर्सिटीज़ फाइंड करनी है और इन स्टेट जो ट्यूशन फीस है वो किस तरह देनी है। क्योंकि यार बहुत सारे इंडिया से लोग जाते हैं, स्टूडेंट्स जाते हैं जो इन स्टेट जो होती है फीस वो पे करते हैं, उनको आउट स्टेट फीस पे नहीं करनी होती है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो जो आजकल जा रहे हैं। उसके बाद हम आते हैं कम्युनिटी कॉलेज में। क्या हम कम्युनिटी कॉलेज में अप्लाई कर सकते हैं? यार मेरी बात सुने, अगर आप कम्युनिटी कॉलेज में या किसी छोटे कॉलेज में आप अप्लाई करेंगे, वहाँ से आपको जो एडमिशन एक्सेप्टेंस है वो तो मिल जाएगा, जो 25 होता है वो आपको मिल जाएगा। लेकिन आपको जब वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे पाकिस्तान में तो आपसे वो कहेंगे कि यार ये तो आपने कम्युनिटी मतलब कॉलेज में अप्लाई किया है। तकरीबन कम्युनिटी कॉलेज होता है ना यार, उसकी फ़ीस तकरीबन $200 तक होती है पर सेमेस्टर की। तो जो वीज़ा अफसर होता है ना वो आपको कहेगा यार आपने कम्युनिटी कॉलेज में अप्लाई किया हुआ है और हमसे यूएसए का F1 स्टडी स्टूडेंट वीज़ा ग्रांट कर रहे हैं, तो आपको नहीं देते, हम इसका वीज़ा रिजेक्ट कर देते हैं। तो मैं आपको ये मशवरा दूंगा, ये सजेस्ट करूंगा, सबसे पहले आपने यूनिवर्सिटी से I-20 जो है तो होता है फॉर्म वो ऐसे वसूल करें। उसके बाद यूएसए में पहुंचने के बाद आप उसको कन्वर्ट करवा सकते हैं, उसको ट्रांसफ़र करवा सकते हैं कम्युनिटी कॉलेज में, तो आपका पैसा भी बच जाएगा, आपका टाइम भी बच जाएगा, आप ये कर सकते हैं। लेकिन वीज़ा हासिल करने के लिए आपको I-20 जो फॉर्म होता है वो लाजमी किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से लेना होगा और हासिल करना होगा। मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि अगर आप यूएसए आना चाहते हैं, अगर प्रोफाइल अच्छा है, तो ये बात याद रखें कि आपने सबसे पहले
अच्छी यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल करनी है, जिस तरह आपको पीआर में, आपकी सिटीजनशिप में आपकी के लिए हेल्पफुल हो और आपको जॉब ढूंढने में भी आपके लिए हेल्पफुल हो। अच्छा, कम्युनिटी कॉलेज में अप्लाई ना करना, सीधा सीधा डायरेक्टली आपने कम्युनिटी कॉलेज में अप्लाई नहीं करना है। आपने सबसे पहले यूनिवर्सिटी पर अप्लाई करना है, उसके बाद आप जब यूनिवर्सिटी में पहुंच जाते हैं तो उसके बाद आपने कम्युनिटी कॉलेज को ज्वाइन करना है, जिसकी फीस बहुत कम होती है। और उसके बाद आते हैं हम जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होंगे। डॉक्यूमेंट्स आपको क्या रिक्वायर होंगे? सबसे पहले आपको जाता है मैट्रिक की सनद, जो आपकी डिग्री है वो आपने मोफा से, आईबीसीसी से, अपने रेस्पेक्ट बोर्ड से वेरीफाई कराना उसको। और उसके बाद इंटर की भी इस तरह मतलब आईबीसीसी से और मोफा से और अपने रेस्पेक्ट बोर्ड से वेरीफाई कराना, उसको अटेस्ट करवाना है। उसके बाद जो आपकी अगर आप बैचलर डिग्री कंप्लीट है पाकिस्तान से तो उसको आपने एचईसी से और मोफा से को लाजमी अटेस्ट करवाना ही होगा। अगर आपकी मास्टर डिग्री है, आप पे पोस्ट ग्रेजुएट के लिए आ रहे हैं तो आपको फिर भी एचईसी से और मोफा से इसको लाजमी अटेस्ट करवाना ही होगा। और ये उसमें आपका जो आता है लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस, ये हर यूनिवर्सिटी आपसे लेटर ऑफ रिकमेंडेशन वसूल करती है। इसमें ये बात याद रहे कि अगर आपके पास कोई, क्योंकि यूएस में जो ना, क्योंकि कोई यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो आपसे एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन वसूल करती हैं और कोई बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो मतलब स्टूडेंट से 3-4 लेटर ऑफ रिकमेंडेशन वसूल कर रही हैं। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आपने अपने प्रोफेसर्स के हैं, जो अपने यूनिवर्सिटीज़ के हैं, अपने कॉलेज के प्रोफेसर्स हैं, उनसे आपने 2 से 3 जो रिकमेंडेशन लेटर्स हैं वो लाजमी बनाने चाहिए। बना लें तो आपके लिए वेल एंड गुड होगा। उसके बाद जो आपका दूसरे नंबर पर आता है आपका आइल्स आपने दिया है तो वेल एंड गुड। अगर नहीं दिया तो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट होता है वो आपकी यूनिवर्सिटी से और आपके जो कॉलेज होता है वहाँ से आपको मिल जाता है। वो भी चलता है, किसी यूनिवर्सिटीज़ में कोई एक्सेप्ट करती हैं आइल्स को, कोई नहीं भी करती हैं आपसे, मतलब कोई क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो आपसे आइल्स मांगती हैं, कुछ नहीं भी मांगती हैं, और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट से काम चल जाता है, इसमें कोई मसला नहीं होता। यह मैंने आपको बताया कि कैसे यूनिवर्सिटीज़ फाइंड करनी है। मैं आपको बताया कि जो जहां आबादी कम है उन स्टेट्स को टारगेट करें, उन यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट करें जो मैंने आपको लिस्ट फराहम की हुई है। अच्छा, उसके बाद आपका आता है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। बात ही मेरी याद रहे कि ये जो डॉक्यूमेंट्स है ना, आपकी यूएस से किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हासिल करने के लिए एक अहम दस्तावेज है। ये मेरी बात नोट कर लें यार, यकीन करें, ये मेरी बात नोट कर लें, ये बात नोट कर लें कि ये आपने लाजमी अच्छा बनाना है, क्योंकि मेरी ऑलरेडी वीडियोस पर बनी हुई है कि हाउ टू मेक अ पर्सनल स्टेटमेंट पर्पस टू स्टडी इन यूएस एज वेल एज यूके, क्योंकि मैं इस पे ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने ये स्टेटमेंट पर्पस अच्छी लिखी है ना, इसमें बहुत सारे अपनी हॉबीज, क्यों आपको यूएस का इसमें कोर्स में शामिल ज्वाइन कर रहे हैं, इस यूनिवर्सिटी में क्यों पढ़ाई करना चाहते हैं, क्या आपके पास मुल्क में नहीं है तो इसके यूएस को क्या फ़ायदा, आपको क्या फ़ायदा, इसमें बहुत सारे मतलब आपने ऐसी बातें लिखनी हैं जो आपको भी मतलब किसी यूनिवर्सिटी जो होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन जो होती है उसको मतलब अच्छी लगे तो आपको I-20 फार्म वो आपको भेज सके। ये अब बात याद रखनी है, इसमें मतलब आपने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, अच्छी इन्फॉर्मेशन डालनी है जिस तरह किसी को मोटिवेशन बना सके, इसमें आपका जो पलड़ा है वो भारी हो सके। ये हो गए डॉक्यूमेंट्स जो आपने रिक्वायर्ड होंगे किसी यूनिवर्सिटीज़ के लिए। अब हम आते हैं F1 स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर। F1 स्टूडेंट वीज़ा जो ग्रांट होता है, सबसे पहले पाकिस्तान में इसकी अपॉइंटमेंट मिल जाती है। अगर आप पंजाब से हैं, KPK से हैं, तो आपको इस्लामाबाद एम्बेसी में इसके जनरल काउंसलेट है जो यूएस का, वहाँ पर जाना होगा, वहाँ पर अपना अपॉइंटमेंट बुक करनी होगी यूएस F1 वीज़ा के हवाले से। तो इसमें आप यार बहुत सारी मतलब जो यूएस HB1 और B1 वीज़ाज़ हैं, इसमें बहुत सारे लोगों को मतलब साल अपॉइंट नहीं मिलती, लेकिन स्टूडेंट्स को ये इसमें ये अच्छी बात है कि ये स्टूडेंट को जल्दी मतलब अपॉइंटमेंट दे देते हैं। आपको वीक के अंदर मिल सकती है, 2 वीक के 1 माह के अंदर आपको ये अपॉइंटमेंट मिल सकती है, इसमें कोई मसला नहीं है। अगर आप सिंध से हैं, कराची से, सिंध से या बलूचिस्तान से हैं, तो आपको यूएस काउंसलेट कराची में अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ पर अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, तो इसमें आपका डबल फ़ायदा हो जाएगा, आपको ये अपॉइंटमेंट दे सकते हैं। तो ये बात याद रहे कि वीज़ा एप्लीकेशन जो आपको I-20 फॉर्म मिलता है यूनिवर्सिटी की तरफ से, सीवीज ID नंबर होता है, ठीक है ना, सीवीज ID नंबर होता है, उसकी फीस आपने पे करनी होती है, ठीक है ना, उसकी फीस आपने, ये आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, उसकी फीस आपने पे करनी होती है, ठीक है ना, उसकी फीस आपने पे करनी होती है, जो उस पर F1 वीज़ा पर लिखा होता है, इसकी सीवीज नंबर ID जो होती है उसकी फीस पे करनी होती है। तो तकरीबन पाकिस्तान में तकरीबन
$375 की आजकल रेट में वो चल रहा है। इसकी इतनी फ़ीस है वो आपने पे करनी है। और उसके बाद आप जो डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं और उसमें आपका DS-160 फॉर्म होता है जो ऑनलाइन आप फिल करते हैं। उसके बाद जो एडमिशन सर्टिफिकेट होता है I-20 वो भी आपने अटैच करना है उसका। और उसमें जो आपने सीविस ID जो आपने फ़ीस पे की थी उसकी जो रसीद है वो भी आपने इसको उसमें अटैच करना है इसमें। उसके बाद में पासपोर्ट, उसके बाद आपने वाइट बैकग्राउंड जो आपके फ़ोटोग्राफ होंगे वो आप किसी भी कराची स्टूडियो से जाएंगे तो आपको वो बना कर देगा अमेरिका एम्बेसी के लिए, तो आपको वो बना कर देगा। बैंक स्टेटमेंट, अब आते हैं मेन पॉइंट पर। यार मेरी बात सुने, अगर बैंक स्टेटमेंट आपका अच्छा हो ना तो USA का वीज़ा आपको मिल जाता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। क्योंकि आपको वीज़ा एप्लीकेशन के दौरान F1 स्टूडेंट, स्पेशली स्टूडेंट वीज़ा के हवाले से जो बैंक स्टेटमेंट आपको दरकार होगी ना वो आपकी तकरीबन $18,000 की या $20,000 की तो लाजमी होनी चाहिए। इसमें बात क्या है, इसमें बात यह है कि आपने जो फीस पे करनी है इसमें जो आपकी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए वो तकरीबन 6 माह पुरानी होनी चाहिए और आप इसमें $18,000 हो, इसमें आपकी पूरे साल की फ़ीस हो और तकरीबन पूरे साल का खर्चा हो, ठीक है ना। इसमें आप स्पॉन्सर जो आपको कर रहा है, अपना बाप अपनी अम्मी कर रही है या भाई कर रहा है, उसको भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। ये मुझे स्पॉन्सरशिप कर रहा है, मुझे ये स्पॉन्सर कर रहा है, तो ये मुझे जो अखराजात हैं अमेरिका में हमें जाने के लिए स्टडी ये मेरा बर्दाश्त करेगा, उसमें आप वो लगा सकते हैं। अच्छा, उसमें आपको फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ज़रूरत पड़ेगी। बैंक स्टेटमेंट 6 माह पुरानी होनी चाहिए और इसमें आपने ये नहीं करना कि बस यार किसी आज के दिन उधार ले ली और दूसरे दिन इसमें रकम दाखिल करवा ली और दूसरे दिन स्टेटमेंट निकलवा ली और जाके USA को मुंह मारेंगे ये मेरी बैंक स्टेटमेंट है। और बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं जो प्रॉपर्टी जो कागजात होते हैं वो लेकर जाते हैं कि हमारे पास इतनी प्रॉपर्टी है। यार पाकिस्तान में प्रॉपर्टी कोई नहीं बिकती, बिक जाती है लेकिन मतलब नहीं बिकती, उनको पता होता है। क्योंकि आपको ये पाँव से लेकर ऊपर सर तक देखते हैं रहते हैं जो वीज़ा आपसे ग्रांट कर वीज़ा इंटरव्यू आपसे ले रहे होते हैं, वो वीज़ा US वीज़ा देते हैं। तो ये बात आपने नोट रखनी। बाद आपने क्या करना है, बस आपने बैंक स्टेटमेंट अपनी मेंटेन रखनी है, 6 माह पुरानी हो, उसमें तकरीबन फंड होना चाहिए $20,000 जिसमें आपकी फ़ीस होनी चाहिए साल की, इसमें आपका साल का खर्चा आना चाहिए, बस ये कोई मसला नहीं। और आपकी बैंक स्टेटमेंट हो गई। और उसके बाद आते हैं आपकी जो वीज़ा फ़ीस है तकरीबन वो $180 है वीज़ा फ़ीस। F1 स्टूडेंट वीज़ा जो है उसकी $180 है। जो आपका मेन चीज़ होता है वीज़ा इंटरव्यू होता है। वीज़ा इंटरव्यू के दौरान आपने मतलब अपने जो टाइज है वो स्ट्रांग शो करनी है कि मेरा पाकिस्तान से बहुत अच्छा और बहुत गहरा ताल्लुक है। मुझको वीज़ा ऑफिसर को अगर ये भी शक हो गया ना कि आप USA जा रहे हैं लेकिन वापस आपने नहीं आना तो यार यकीन के साथ मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है। अगर आप पास से जितना प्रोफाइल अच्छा है, अगर आपकी जितनी भी अच्छी यूनिवर्सिटी से आपको I-20 मिला हुआ ना, एडमिशन सर्टिफिकेट मिला हुआ ना, फिर भी आपका वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है। ये बात याद रखनी है कि अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके लिए अच्छे चांस बन जाते हैं वीज़ा हासिल करने के लिए। अगर आपके पास शादीशुदा नहीं है, छड़े हैं, सिंगल हैं, तो यार कुछ गड़बड़ है। मतलब कुछ ख्याल कीजिएगा, गड़बड़ नहीं बल्कि ख्याल करिएगा, क्योंकि इसमें आपने स्ट्रांग शो मतलब करने कि यार मेरी मंगेतर बैठी है और मेरी माँ बाप भाई अपनी बिजनेस कारोबार मुझे वापस आना है अपने मुल्क में, अपनी खिदमत करनी है मुल्क की। और ये मतलब स्ट्रांग मतलब जो टाइज हैं वो शो करनी है अपने मुल्क से, क्योंकि मुझे वापस ही अपने मुल्क में आना है और अपने मुल्क के लिए खिदमत करूंगा और जो भी करूंगा अपने मुल्क के लिए, उसमें आपने स्ट्रांग शो मतलब करनी है। ये बात याद रखिए वीज़ा इंटरव्यू के दौरान। और सच बतानी है, जो आपने DS-160 फॉर्म में ऑनलाइन एप्लीकेशन में इंफॉर्मेशन दी होती है ना, वही आपने वीज़ा इंटरव्यू के दौरान भी बतानी है। यार झूठ नहीं बोलना, बिल्कुल आसान सा प्रोसेस है, बिल्कुल आसान सा प्रोसेस है। अगर इसमें आपकी कोई भी मेरी लोड पड़ती है, मेरी ज़रूरत पड़ती है, किसी फार्मे की ज़रूरत पड़ती है, तो यार आपका भाई हाजिर है। मैं यही चाहता हूं कि कोई पाकिस्तानी कोई मतलब हमारे कंट्री से कोई बंदा अमेरिका आए ना तो मेरे लिए खुशी का बायस है यार, मैं बहुत खुश हूँगा। अगर मेरे मतलब इस इंफॉर्मेशन से किसी का अच्छा हो जाता है ना तो मैं बहुत खुश हूँगा यार, क्योंकि उनको यूट्यूब पर बहुत गलत इंफॉर्मेशन दी जा रही होती है। इसमें अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके शेयर किया है, बस ये आपने करना है। आगे आपकी नसीब है, आपकी दुआ है कि आपका अल्लाह नसीब अच्छे करेगा। तो आखिर में इसके वीडियो को एंड करते हैं। और अगर किसी इन्फॉर्मेशन की आपको ज़रूरत है तो मेरा मेल आप चेक कर सकते हैं, मुझे ईमेल से कांटेक्ट कर सकते हैं। आपका भाई आपकी ज़रूर मदद करेगा। और दूसरी बात,
अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और जो यूएस जाना चाहते हैं आपके रिश्तेदार, उनको ये वीडियो लाजमी शेयर करें यार, अमेरिका आने तक उसकी आसानी हो जाए। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी, उम्मीद करता हूँ आपको बिल्कुल पसंद आई होगी। तो मुझे दें इजाज़त, अल्लाह निगहबान।